你問佢有什麼異常咯？跟住你叫佢查下嗰個咁嘅地址係邊度嘅What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Still Our Family. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 9 अगस्त। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस जो है बहुत ही शानदार रहने वाला है। करंट और स्टैटिक्स का बहुत शानदार मिक्सचर रहेगा और इसी के साथ में जो आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ से निकल कर आ सकता है। हर एक आर्टिकल के एंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे, उससे ये पता चलेगा ये आर्टिकल कितना अच्छे से टकटकी लगाकर आप लोगों ने सुना है। और फिर आप लोग जब भी एग्जाम में जाकर बैठते हो ना तो फिर आप लोगों को ऐसे मजा आता है। एक बच्चा कह रहा है कि सर पेपर देने गया था अभी JKPS का, तो यहाँ पर बोला गया कि सर पॉलिटी और जो करंट के तो क्वेश्चन थे वो मैक्सिमम मैंने अटेम्प्ट कर डाले। ठीक है, यानी कि लोग बोल रहे थे कि पेपर टफ है पर लेकिन SLV आर्मी को पेपर टफ नहीं लगा होगा। तो देखो यार, अच्छी लेवल पर अगर आप लोग प्रिपरेशन करके चलते हो ना तो फिर आप लोगों को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। यानी कि आप लोगों को अपना लेवल ऐसा बना के चलना है कि हाँ पेपर कैसा भी आ जाए पर हाँ आप लोगों को लगे कि हाँ यार ये तो सारे टॉपिक जो है कर रखे अच्छे से। और वो कब होगा? जब आप लोग प्रैक्टिस साथ साथ में करते हुए चलोगे। क्वेश्चन एक तरीके से आर्टिकल को पढ़ो और फिर उसके ऊपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लो और उसके ऊपर आप लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लो। फिर आप लोगों से कोई टेंशन नहीं होगी, आप लोग आराम से उस चीज़ों को एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी जरूर करनी है। ओके, आज है 9 अगस्त और आज का दिन जो है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिजिनस कौन होते हैं? नॉर्मली अगर बात करें तो लोकल लोग जो हाँ उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और कई बार यहाँ पर ये फोकस देता है ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर भी। ठीक है, तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, एक तरीके से प्रोटेक्ट करना उनके राइट को, उनके अधिकारों को, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके ऊपर फोकस जाता है यहाँ पर, ताकि कोई भी दिक्कत अगर उनको देखने को मिल रही है तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। ठीक है, तो इसी के चलते यहाँ पर जो वुमेन है उसके अंदर उनके ऊपर और भी ज़्यादा फोकस आ जाता है। तो बात की जा रही है द रोल ऑफ इंडिजिनस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बोल दी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने एक पिक्चर देखी थी जिसमें मैं क्या कर रहा था, मैं गन्ने बेसिकली खेत में बो रहा था। एक तरीके से ईंख बोलते हैं कि ईंख एक तरीके से नहीं, हमारी कैंची डाल रहे थे खेतों में। तो वो एक ऐसी नॉलेज है जो मेरे बुजुर्ग या मेरे मम्मी पापा बाबा दादी उनसे हम लोगों ने सीखी है। अब मैंने सीख लिया, आगे अब आने वाली जनरेशन को सिखाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, अगर कोई मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो कि बढ़ई का काम करता है, ठीक है, उसके घर में उसके फादर साहब दादाजी बढ़ई का काम करते हैं, तो अगर वो इंसान जो है बढ़ई का काम सीख लेता है तो फिर वो आगे उस नॉलेज को एक तरीके से ट्रांसमिट करता है। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है ना, जो हमारी मूल चीज़ होती है हमको कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे खेती के बारे में बात करें तो हम लोग को अगर खेती बैकग्राउंड है तो हम लोग को कम से कम एटलीस्ट करनी नहीं है। जैसे मैं खेती करने तो जा नहीं रहा हूँ पर लेकिन मुझे पता होना चाहिए, ठीक है, कि खेती करते कैसे हैं, इसी के साथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उससे क्या पता चलता है, उससे एक तो हम लोग ज़मीन के साथ में कनेक्ट रहते हैं और दूसरा अगर कभी ऐसी कोई दिक्कत आने लगे तो हाँ ये भी है कि भाई साहब गांव में जाए खेती भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए मुझे यहाँ पे एक डायलॉग याद आता है, कह रहा मेरे ज़मीर में दम, मेरी ज़रूरतें कम है इसलिए मेरे ज़मीर में दम है। ज़िंदगी में अगर आप लोगों की ज़रूरतें कम रहेगी ना तो आप लोग कहीं से भी अपना गुजारा कर लोगे यार। ठीक है, तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट डे। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। बाकी आज की इंपॉर्टेंट कोटेशन है, बोला गया कि ये ऑलवेज आप लोगों को इम्पॉसिबल लगेगा जब तक हो नहीं जाता है कोई काम। यानी कि जब तक आप लोगों ने कोई काम कर नहीं लिया है वो आप लोग ऐसा लगेगा कि इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। जो टॉपर्स है उनको भी नहीं लगता है कि उनका एग्जाम क्लियर होगा, उनको ऐसा लगता है कि हाँ पता नहीं यार होगा या नहीं होगा, बस लिस्ट में एक बार नाम आ जाए। तो आप लोगों को बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है ज़िंदगी में, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए दूसरी चीज़। और ऊपर वाला हमेशा साथ में रहता है काम करने वाले के। स्टार्टिंग में जो वीडियो मैंने डाली है उसमें दिखाया गया कि वो पोल जिस तरीके से गिरा है ना, आप लोग ये समझ सकते हैं कि कचुम्बर निकल जाए इंसान का। ठीक है, पर लेकिन ये कहते हैं ना कि ऊपर वाला जिसके साथ में उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक किसी का टाइम नहीं आता है तब तक वो इंसान कभी जा ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को एक तरीके से विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ कोई ऐसी पावर है, कोई ऐसी शक्ति है इस दुनिया में जो कि इस दुनिया को चला रही है और वो हमेशा एक पॉजिटिव वाइब के साथ में रहती है। अगर कोई आप लोगों के साथ में कितना भी बुरा क्यों ना कर ले
पर लेकिन अगर आप लोग अपनी जगह सही है तो आप लोग हमेशा सही रहेंगे, आप लोग हमेशा एक तरीके से किसी न किसी तरीके से आप लोग उन नेगेटिव चीज़ों से बच जाएंगे। और मैंने आप लोगों को कई बार, मैंने आप लोगों को अपनी बात बोली है कि कई बार मेरे साथ ऐसा हो रहा होता है कि बहुत गलत होने वाला होता है, पर लेकिन एन मोमेंट पर आकर वो मैं उससे स्किप हो जाता हूँ, यानी किसी न किसी तरीके से उससे एस्केप हो जाता है, बच के निकल जाता हूँ, वो चीज़ स्किप हो जाती है, जो भी ऐसी कोई चीज़ मेरे सामने आती है ज़िंदगी में। तो ये अंदर से ऐसा लगता है कि हाँ कोई ना कोई है यार प्रोटेक्ट करने के लिए। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे पैसे जो थे बर्बाद होने वाले थे, तो वहाँ पर मतलब कुछ ही मिनट पहले, मतलब 5-7 मिनट पहले कुछ ऐसा हुआ कि वो वहाँ से बच गए सारे के सारे। तो ये ऐसी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग, मेहनत की कमाई रहती है और ज़िंदगी में मेहनत से अगर कोई काम किया है तो ट्रस्ट करो यार, हमेशा ऊपर वाला भी आप लोगों का साथ देगा। चाहे आप लोग कुछ भी क्यों ना हो, उसको अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, भगवान बोलो, वह आपके साथ में हमेशा रहेगा, ये गारंटी है। नहीं भी यकीन आता है तो इसको आप लोग आजमा के देखना, और चाहो तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। आज की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आप लोगों से पर्सनैलिटी के ऊपर। आखिर क्यों, तो बताइए आप लोग इसके बारे में। वैसे मैंने डिस्कस किया था कल ही, फिर आगे डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में, टेंशन मत लेना। एक पूरा आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा जिसमें से कुछ क्वेश्चंस लगा कर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बताइए, पहचानो कौन में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ये अभी हेड बनी है, आज तक उस ऑर्गेनाइजेशन की हेड वुमेन बनी ही नहीं है, तो ये बनी है। और कल ही मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो पार्टिसिपेट कीजिए अच्छे से और आप लोग इसका आंसर दीजिए, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। वीडियो के एंड तक बने रहना और जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ उन क्वेश्चन के आंसर जरूर देना, उससे मुझे भी अच्छा लगता है। और इस तरीके से जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो तो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है। आज के SLV कमांडो कौन है यहाँ पर, आयशा, इनके द्वारा काफ़ी अच्छे से आंसर दिए गए। देखिए आप लोग ना, कुछ तो ऐसे हैं जो रेगुलर अच्छे से आंसर देते हैं, कुछ ऐसे हैं कि ठीक है इन्होंने दे दिया, हमको क्या करना है आंसर देके, वैसा नहीं करना है। पार्टिसिपेट करो यार, अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। तो रेगुलर पार्टिसिपेट किया करो अच्छे से, ठीक है। और इसी के साथ में जो लगता है कि आज पहली बार आंसर लिख रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है यार, पहली बार आंसर लिखने में, तो उनको जरूर देखा करो आप लोग, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम के बारे में आप लोगों से बातें की थी कि हम लोग बातें करेंगे कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। तो हम लोग कौन से नंबर पर आकर फिनिश हुए, तो 4th पोजीशन पर हम लोग फिनिश हुए हैं। पहले पर ऑस्ट्रेलिया है, टोटल मेडल है 67। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आप लोग को इंग्लैंड देखने को मिलेगा 57। तीसरे नंबर पर है यहाँ पर कनाडा 26 और चौथे नंबर पर है हम ये हैं 22। तो लास्ट डे भी एक शानदार हमारी परफॉर्मेंस रही। टोटल मेडल हमारे 61 देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के टोटल है 178, इंग्लैंड के हैं 176, इसी के साथ में कनाडा के हैं 92 और 4th नंबर पर है यहाँ पर न्यूजीलैंड 22 मेडल के साथ में, और टोटल है 49, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे हम लोग कब से कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पर 1934 में सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था और अब हम लोगों ने यहाँ पर 2022 में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो ये आप लोग देखिएगा यहाँ पर जो फ्लैग बियरर थे यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी में, ठीक है। तो ये आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इस तरीके से भी कि किसके द्वारा फ्लैग जो हमारा ओपनिंग सेरेमनी में लेकर चला गया, तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु की भी शानदार परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखी होगी, मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर की थी, आप लोगों ने देखी होगी शानदार परफॉर्मेंस। तो आप लोग देख सकते हैं यार, मजा आता है जब इस तरीके से देश जीतता है ना, एक अलग ही उमंग रहती है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो पार्टिसिपेट जरूर किया करो इस तरीके से। और बाकी यहाँ पर पेपर भी मैंने शेयर कर दिया था, कई सारे बच्चे बोले थे तो मैंने शेयर कर दिया था टेलीग्राम के ऊपर, आप लोग इसको जाकर देख लेना। और इसी के साथ में जो भी चीज़ें होती हैं वो आप लोग रखा करो, यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। अगर ये चैनल आप लोग अपने पास में रखोगे तो आप लोग कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रेगुलर शेयर की जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, तो इनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। आंसर राइटिंग में आप लोगों को क्वेश्चन डालने होते हैं डेली, तो यहाँ पर आप लोग अपने क्वेश्चन पोस्ट किया करो, ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे रेगुलर आंसर लिखते हैं, एक दूसरे का आंसर आप लोग रिव्यू करो तो बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है कुछ चीज़ें। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें, ये आप लोग देखते हैं बेसिकली जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं इसमें कॉमनवेल्थ कंट्री जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। एक छोटा सा दुख रहा कल, जो कि अगर वो भी हो जाता तो काम पूरा हो जाता। ऑस्ट्रेलिया ने हमको हॉकी में हरा दिया और तीसरी टाइम जो है हम लोग को हॉकी में ऑस्ट्रेलिया ने हराया, यहाँ पर 2010 में, 2014 में और अभी यहाँ पर 2022 में। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही बेहतरीन एक तरीके से टीम आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। अगर ऑस्ट्रेलिया की कंट्री को अगर आप लोग बात करें ओवरऑल में, आज तक सबसे ज्यादा मेडल अगर जीते गए हैं यहाँ पर तो रैंक 1 पर है ऑस्ट्रेलिया। टोटल आज तक 932 गोल्ड जीत चुका है यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम के अंदर में। 2415 टोटल मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। दूसरे नंबर पर आप लोगों को इंग्लैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पर कितने जीत चुके हैं, यहाँ पर ये 714 मेडल जीत चुका है अब तक, ठीक है।
यहाँ गोल्ड सॉरी, और यहाँ पर टोटल मिलाकर ये मेडल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हमारी कंट्री यहाँ पर 4th पोजीशन पर आप लोगों को नजर आएगी। 181 टोटल गोल्ड हमने जीते हैं और यहाँ पर 503 मेडल हमारे पास में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये है टोटल जो टॉप 10 कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया जो है थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं एक अच्छी परफॉर्मेंस उसकी रहती है। बाकी अगर थोड़ा आगे बात करें तो जरीन खान और सैयद अचंता के द्वारा यहाँ पर जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें फ्लैग बियरर यहाँ पर ये रहे। आप लोगों को ये बताना है, पीवी सिंधु को तो चलो आप लोगों को पता ही होगा, मनप्रीत सिंह और इन तीनों के कौन कौन से गेम है उनके सामने आप लोगों को एटलीस्ट गेम का नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। हमारी कंट्री से टोटल मिलाकर 210 के करीब प्लेयर थे और मुझे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर एक तरीके से 106 मैन थे और 104 वुमेन थी, यानी कि डिफरेंस नहीं रखा गया। जो लड़कियां थी उनको भी एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन दिया है। ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी चीज़ यहाँ पर अब की बार जिस तरीके से हमारे देश से खिलाड़ी गए हैं, ठीक है। ऑफिशियल लगभग 24 थे यहाँ पर और ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर 2022 के ये गेम हो रहे थे, बेसिकली ऑफिशियल गेम जो थे यहाँ पर ये, ठीक है। बर्मिंघम में आप लोगों को देखने को मिले थे, जो कि मैंने आप लोगों को स्टेडियम भी दिखाया था। लोकेशन एक बार और दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये जहाँ पर ये गेम अब की बार हो रहे थे, ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर इसकी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये अब तो सजा हुआ था वहाँ पर, ये पिक्चर पुरानी रहती है जो कि यहाँ पर ली जाती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्टेडियम है जहाँ पर ये सारे गेम चल रहे थे यूके के अंदर में, ठीक है। तो ये था यहाँ पर, और स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, ये यहाँ पर अब की बार इसका मोटो था। और मैंने बोला था 72 देश के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, लगभग 5000 से भी ज़्यादा है जो यहाँ पर लोग थे, यानी कि जो खिलाड़ी थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। और ये था गेम का ड्यूरेशन। अब कुछ इंटरेस्टिंग और बातें यहाँ पर, हमारे देश ने टोटल मिलाकर जो गोल्ड जीते हैं उसकी यहाँ पर ये मेडल टैली है। क्या रटने हैं सारे? देखिए सारे मेडल तो आप लोगों को याद नहीं करने, टोटल आप लोगों से पूछने लगे तो 22 गोल्ड हो गए यहाँ पर, इसी के साथ में 16 सिल्वर 23 ब्रोंज, टोटल मिलाकर 61 मेडल हो गए। तो 61 नहीं देखने, एटलीस्ट आप लोगों को यहाँ पर ये पता होना चाहिए जो खिलाड़ी है ना यहाँ पर ये जिनके द्वारा गोल्ड जीता गया है वो किस किस कैटेगरी से आते हैं। मैक्सिमम तो आप लोगों को यहाँ पर वेट लिफ्टिंग से देखने को मिल और वेट लिफ्टिंग से और रेसलिंग से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बैडमिंटन से भी आप लोगों को यहाँ पर कई सारे देखने को मिल जा रहे हैं। तो इनके गेम्स के बारे में एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टेट पीसीएस के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं इनको मैच करने के लिए, या फिर वनडे टाइप जो भी एग्जाम होता है उनमें आप लोग क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, तो ये आप लोग हल्का सा याद रखिएगा। या फिर जिस भी स्टेट से आप लोग आते हैं, अगर कोई भी प्लेयर आप लोगों के स्टेट से है तो उसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा फोकस देकर चलना है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है वनडे टाइप एग्जाम में, तो इसलिए मैंने सोचा इसको स्टार्टिंग में आप लोगों को एक ओवरव्यू देता हूँ ताकि आप लोग कोई भी कंफ्यूजन देखने को न मिले, ठीक है। बाकी मेडल के बता दिया। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, ये जो गेम के बारे में अगर पूरी हिस्ट्री आप लोग उठा के देखोगे तो यहाँ पर 1930 में पहली बार यहाँ पर ये गेम हुए थे, ठीक है, हैमिल्टन कनाडा के अंदर में। और अगर बात करें लेटेस्ट जो गेम अभी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये आप लोगों के सामने है। ये कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं? ये बर्मिंघम में। अभी जो नेक्स्ट जो होने वाले हैं यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अभी इंग्लैंड में हुए, ठीक है। नेक्स्ट होंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और इससे पहले कहाँ पर हुए थे? ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर में हुए थे। नेक्स्ट फिर से ऑस्ट्रेलिया के अंदर में यहाँ पर हो रहे हैं। अब की बार भी देख सकते हैं यहाँ पर 18 वाले यहाँ पर, ठीक है। तो ये थे यहाँ पर, और ये हो गए यहाँ पर फिर से ऑस्ट्रेलिया के अंदर में होंगे अब 2026 वाले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा कि कहाँ पर होने वाला है। तो ये एक तरीके से कई बार लोकेशन आप लोगों से पूछ ली जाती है, और अब की बार के कहाँ पे हुए, ये कुछ बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो सारी जो टोटल चीज़ें थी वो आप लोगों के सामने है कि क्या क्या पूरी पोजीशन है, कौन कौन कंट्री के द्वारा कितने मेडल, हमारे द्वारा कितने मेडल, मैस्कॉट वगैरह, हमारे फ्लैग बियरर वगैरह। तो पूरा एक ओवरव्यू आप लोगों के सामने है एक लगभग 5-10 मिनट के अंदर। तो कल को क्वेश्चन बन जाए तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। फीडबैक जरूर दिया करो यार, थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हो। और अब तो तबीयत भी अच्छी लग रही है, ठीक है। आप लोगों ने इतनी दुआएं की है ना, तबीयत तो अच्छी होनी थी, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये था पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन, कोई कंफ्यूजन आप लोगों ने होना चाहिए, ओके। काफ़ी बेहतरीन आर्टिकल है ये, आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा कवर किया गया। और यहाँ पर ये सेम इसी तरह का एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी यहाँ पर कवर किया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कई सारी बातें जो कि आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं जीएस पेपर 2 के अंदर में, जो रिपोर्ट वगैरह होती है, या फिर प्रीलिम्स के अंदर भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई यहाँ पर, जिसको बोला गया यहाँ पर, जो टाइटल है उसका वो बोला गया यहाँ पर आउटबाउंड ट्रैवल एंड टूरिज्म एन अपॉर्चुनिटी अनटैप्ड। तो यानी कि देखिए, अगर आप लोग देखिए इंडिया के अंदर में रहते हैं, ठीक है, तो अगर आप लोगों से बात की जाए कहीं घूमने जाना है तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छी लोकेशन आप लोग कौन सी बोलोगे आप लोग घूमने के लिए?
अपने ही देश में अपने राज्य को छोड़कर कहीं बाहर जाना है घूमने के लिए, तो सबसे अच्छी लोकेशन क्या बोलोगे? कोई नॉर्थ में पसंद करेगा, कोई साउथ में पसंद करेगा, कोई यहाँ पर एक तरीके से हो सकता है किसी आइलैंड में पसंद करे। पर लेकिन जब बात करें हमारे देश के लोग बाहर घूमने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर जो खर्चा करते हैं, जो एक तरीके से वहाँ पर जाकर नहीं एक तरीके से पैसा लगा रहे हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये बोला जा रहा है 2024 तक ये लगभग 42 बिलियन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इतने लार्ज स्केल पर जो है हमारे लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोगों को पता है हमारी पॉपुलेशन जो है दुनिया में काफ़ी लार्ज स्केल पर बाहर देखने को मिलेगी, तो उसी के चलते यहाँ पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। तो इस रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है। रिपोर्ट का टाइटल क्या है वो तो कम से कम याद रखिएगा। अभी ग्लोबली ये माना जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 80 मिलियन लोग यहाँ पर, 80 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है, तो 80 मिलियन हो गए यहाँ पर, यानी कि 800 लाख आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कितने सारे लोग जो हैं वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर बोल दूं तो आप लोगों को 8 करोड़ लोग, ठीक है, तो कितनी बड़ी संख्या ये आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इंडिया जो है एक तरीके से यहाँ पर मोस्ट ल्यूक्रेटिव जो आउटबाउंड टूरिज्म मार्केट बनती हुई यहाँ पर जा रही है। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कई सारी कंट्री ऐसी है जहाँ पर हम लोग जाते हैं तो वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है आप लोगों को काफ़ी आसानी से, क्योंकि लोगों को पता है अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कहीं घूमने के लिए आता है तो वहाँ पर आकर वो रुकेगा भी, होटल में खर्चा करेगा, कुछ खरीदेगा भी वहाँ पर एक तरीके से, इसी के साथ में कुछ खाएगा पिएगा भी वहाँ पर। तो ये एक तरीके से ऐसी मार्केट होती है जो कि एक तरीके से काफ़ी अच्छे लेवल पर इन्वेस्टमेंट करता है अगर कोई किसी देश के बाहर से निकल कर आता है, क्योंकि उसके पास में पैसा होता है। हमारे लिए कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी इनकम जो है वो 5,000 रुपये महीना कमा रहा है, उसको बोला जाए यार स्विट्जरलैंड घूम के आना है तुम्हें, स्विट्जरलैंड तो दूर की बात है, अगर वो किसी गाँव में रहता है तो दिल्ली जाते हुए भी एक तरीके से सोचेगा 1000 बार कि 5,000 रुपये हैं बस जेब में, होटल में रुकना खाना पीना कैसे काम हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके पास में पैसा होगा वही निकल कर बाहर जाएगा, और जो बाहर जाएगा वहाँ पर वो खर्चा करेगा। तो कई सारी कंट्री तो ऐसी हैं जैसे श्रीलंका हो गया, मैंने बोला था ना अभी, वहाँ पर उनकी कंट्री में इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा था टूरिज्म कि कोविड-19 की वजह से टूरिज्म रुका तो वो घुटनों पर आ गए। यहाँ से अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। सिंगापुर हो गया आज की डेट में, अगर बात करें स्विट्जरलैंड हो गया यूरोप के अंदर में, तो दुनिया भर का पैसा खर्चा किया जाता है लोगों के द्वारा जो घूमने जाते हैं। 2021 में इंडिया के द्वारा यहाँ पर 12.6 बिलियन आप लोग देखते हैं यहाँ पर, जो अगर बात करें 2019 में था ये यहाँ पर 22। हालांकि कोविड-19 के चलते थोड़ी सी चीज़ें डाउन हुई हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, अभी आगे फिर आप लोगों को बढ़ती नजर आएंगी। सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया यहाँ पर वो यूरोप के अंदर किया गया है। यूरोप के अंदर देखिए क्या होता है, अगर जापान के अंदर आप लोग विजिट करने जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सस्ती उनकी करेंसी देखने को मिलेगी। मतलब क्या सस्ते का मतलब, अगर 5,000 रुपये आप लोग लेकर जा रहे हो अपनी कंट्री के, तो यहाँ पर अपनी करेंसी के, तो वहाँ पर लगभग वो आप लोग के लिए 8,500 रुपये बन जाएंगे जापान के। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि उनकी करेंसी जो है हमारी करेंसी के कंपेयर में काफ़ी डाउन है। जबकि अगर यूएसए में आप लोग घूमने जाते हैं तो यहाँ से आप लोगों को लगभग 80 रुपये लेकर जाओगे, तब जाकर आप लोगों को $1 मिलने वाला है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो उन कंट्री में घूमना, लोग एक तरीके से अगर कुछ खरीदना है तो उन कंट्री में जाकर घूमो जहां पर हमारी कंट्री कंपेयर में चीज़ सस्ती है, क्योंकि वहां से आप लोग खरीद कर लेकर आ सकते हो। और इसीलिए कहते हैं कि उस कंट्री का एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है जब उस कंट्री की जो करेंसी है वो डिवैल्यूएट रहती है, यानी कि कम रहती है। यानी कि हमारी कंट्री की करेंसी जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, ताकतवर नहीं मतलब एक तरीके से ज़्यादा एक आप लोग बोल सकते हैं वैल्यू में ज़्यादा है अगर जापान के साथ में कंपेयर करोगे। इसलिए जापान एक एक्सपोर्ट हब है, जापान एक तरीके से काफ़ी लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट हब आप लोगों को देख सकते हैं। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। यूरोप के अंदर में 20% यहाँ पर अगर बात करें जो ट्रेवल किया गया, इंडिया से अगर बात करें 10% आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई सारे साउथ ईस्ट एशिया में भी कई सारे डेस्टिनेशन आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। अगर बाहर के देश में कहीं एक मौका मिले घूमने का तो आप लोग कौन सा देश चूज करोगे कि हाँ यार यहाँ तो कम से कम घूम के आना है, तो आप लोग बताइए जरा। तो कई सारी और चीज़ें हो सकती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पता चल रहा है कि ये इस देश में ये कंट्री के ये लोग घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, टूरिज्म फ्रेंडली कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे एग्रीमेंट उस कंट्री के साथ में किए जा सकते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ में कि हाँ कि हमारे देश में यहाँ से लोग आएंगे, हमारे देश के लोग वहाँ पर जाएंगे, तुम्हारे देश के लोग हमारे यहाँ पर आएंगे, तो दोनों तरीके से मिलकर काम यहाँ पर किया जा सकता है। और ऐसी कंट्री जो है उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ दे सकते हैं कि यहाँ से अगर लोग इतने सारे आ रहे हैं, अगर ये लोग आएंगे तो इनको कई सारी स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलेगी, और ये मिलती भी है यहाँ पर। तो इससे दोनों कंट्री के लिए मिल मिल सिचुएशन होती है, तो दोनों कंट्री को फायदा होता है, तो दोनों कंट्री एक तरीके से उस चीज़ों को एंजॉय करती है। तो ये काफ़ी एक अच्छा तरीका है अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ये काफ़ी सिग्निफिकेंस भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई सारे सेक्टर में यहाँ पर काफ़ी बड़ा बूम आता है, ठीक है। सर्विस सेक्टर हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, जब जाओगे तो आप लोग पैसा भी लोगे ना वहाँ पर, तो आप लोग इसको समझ सकते हो, ठीक है।
तो एक तरीके से जो भी यहाँ पर नेशनल हेरिटेज है उनको कोई देखने आ रहा है बाहर से, कल्चर हो गई कि ऐसा आप लोग ढांचागत विकास कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से किस चीज़ों को आप लोग रिकग्निशन यहाँ पर दे रहे हैं। कल्चर डिप्लोमेसी भी कई बार देखने को मिलती है, आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री में बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप किया जा रहा है। तो कोई भी श्रीलंका से आ रहा है, म्यांमार से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, तो पर्टिकुलर उस सर्किट को देखने आएगा, क्योंकि बुद्धिज्म वहाँ पर मेन रिलीजन आप लोगों को फॉलो करते हुए नजर आते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अलग अलग इसी तरीके से कई सारे सर्किट डेवलप कर रहे हैं ताकि यहाँ पर कल्चर को कनेक्ट किया जा सके टूरिज्म के साथ में। तो ये एक अच्छा तरीका रहता है, इससे इंप्लॉयमेंट जो रहता है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर जनरेट होता है। आप लोग बोलोगे इसमें क्या इंप्लॉयमेंट है, सोचो कोई बाहर से अगर हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोग घूमने आ गए तो इससे जो कुछ ना कुछ यहाँ पर खरीदेंगे, इसी के साथ में खाएंगे भी यहाँ पर, रहेंगे भी यहाँ पर, तो एक तरीके से कहीं होटल में जॉब मिल रही है, कहीं खाना बनाने वालों की, कहीं फैक्ट्री में एक तरीके से प्रोडक्ट बनाने वालों की। अगर आप लोग कहीं घूमने जाते हो तो आप लोग कोशिश ये करते हो कि वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी लेकर आ जाए जो कि यार यादगार रहे। होता है कि नहीं होता है, आप लोग खुद बताओ। तो उसमें इंसान ये हमेशा कोशिश करते हैं, तो इसके चलते आप लोग को हमेशा ये चीज़ देखने को मिलती है जो कि एक अच्छी चीज़ आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिए, ये एक तरीके से आप लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं, और उसको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। पर लेकिन कई बार यहाँ पर चैलेंजेस भी रहते हैं यहाँ पर, जैसे कि ढांचा नहीं रहता है। अगर आप लोग घूमने जाओगे कई जगह, कई सारी ऐसी साइट है ना तो साफ सफाई मिलेगी वहाँ पर, उल्टी सीधी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि दोस्त था लाल किले घूम के आया, तो वहाँ पर जो नहीं एक तरीके से कुछ पोटी वोटी पड़ी रहे, कुछ बंदर वंदर या फिर कुछ अपना कुत्ता वुत्ता कोई घूम के जाए इस तरीके से, तो उसमें वहाँ पे मजाक उड़ा रहे थे कई सारे, ठीक है। मतलब एक तरीके से कि ये देखो शाहजहाँ यहाँ आया होगा, ये किया होगा, उन्हें कई बार मजाक उड़ाता है। तो ये तो अपने ही देश के कई बार आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से करने लगता है यार दोस्त मजाक में। पर लेकिन सोचो जब बाहर का इंसान आता है और वो देखता है उसके माइंड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है उस चीज़ को लेकर, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है जिसके ऊपर फोकस देना चाहिए हम लोग को, ठीक है। सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में कई बार देखा होगा, कई सारे ऐसे फॉरेनर से घूमने आ रहे हैं, वो यहाँ पर आकर उनको लोग क्या करते हैं, उनसे ठगने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कई तरीके से उनसे। अब वो तो मान लीजिए ठग लिए उससे मान लीजिए 2-4 हज़ार रुपए, पर लेकिन वो जैसी इमेज लेकर हमारे देश की जाएगा यार बाहर, वो आप लोग सोचो कितनी खतरनाक इमेज रहेगी। तो वो हम लोग सोचते नहीं है, हम लोग कुछ पैसों के चक्कर में अपने देश की इमेज खराब कर देते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर स्किल्ड मैन पावर नहीं रहते जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री में कोई ताजमहल घूमने आ रहा है, तो वहाँ पर एक प्रॉपर स्किल्ड इंसान होना चाहिए जो ताजमहल के बारे में उसको एक्सप्लेन कर सके, ठीक है, कि हाँ भाई साहब ये ताजमहल ऐसे था, ऐसे बनाया गया, इस पर्टिकुलर पर्पज से इसको बनाया गया था। तो उसके बारे में एक प्रॉपर एक बेसिक नॉलेज इंसान को होनी चाहिए। तो बहुत कम लोग ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। यहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ नहीं देखने को मिलेगी, कहीं पर टॉयलेट, कहीं पर पानी की अवेलेबिलिटी, अगर बात करें थोड़ा बहुत खाने पीने की कैंटीन भी हो वहाँ पर हल्की फुल्की सी, ठीक है। इसी के साथ में जगह जगह वहाँ पर डस्टबिन रखी रहे, जो इंपॉर्टेंट जो हमारी कंट्री में लोकेशन है वहाँ पर तो मिल जाएगा, पर लेकिन इसी के ऊपर अभी काम किए जा रहे हैं। सीजन के बेस पर कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है, सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो इसके चलते हमारी कंट्री के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव भी ले गए हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम हो गया, नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज हो गया, पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड जो अभी मैंने आप लोग से डिस्कस किया था ना, जो स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड आर्गुमेंटेशन ड्राइव, जो यहाँ पर आइकॉनिक जो टूरिस्ट साइट होगी, बुद्धिस्ट ये कॉन्क्लेव देखने को मिलेगा, देखो अपना देश इनिशिएटिव, ये सारे हैं। अगर बात करें ट्रेवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में, अगर आप लोगों से कोई पूछ बैठे कल को, तो याद रखिएगा जापान, यूएसए और स्पेन आप लोगों को टॉप पर नजर आएंगे। इंडिया की जो रैंक है वो 52 पोजीशन पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। श्रीलंका, पाकिस्तान, इसी के साथ में बांग्लादेश, नेपाल और चैड सबसे नीचे से टॉप कर रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जहां से आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं। बाकी पर्टिकुलर अगर अपने ही देश के बारे में हम लोग को बात करनी है, अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए, तो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो क्या रोल प्ले करती है एक तरीके से जीडीपी के अंदर में, वो सब चीज़ें। तो इंडिया टूरिज्म में अगर बात करेंगे तो 10th पोजीशन पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी कंट्री भी काफ़ी कुछ है एक तरीके से देखने वाली चीज़ें। तो यहाँ पर 10th पोजीशन पे इन टर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारी कंट्री में भी टूरिज्म काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। तो वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल रिपोर्ट के बारे में बात करें 2019 में, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो जीडीपी का लगभग 6.8%, टोटल इकोनॉमी आप लोग देखते हैं यहाँ पर कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं, तो कम नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इंडिया जो है 2021 में 40 के करीब साइट ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये लोग जब यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि मैंने रिसेंटली अभी आप लोगों की कवर किए। तो यहाँ से ये क्या रहेगा, लोग यहाँ पर जब भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई इनको रिकॉग्नाइज करेगा तो लोग यहाँ से घूमने आएंगे कि देख के आते हैं यार क्या क्या है उसके अंदर में। तो इसे समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर जैसे धोलावीरा और रामाप्पा टेम्पल आप लोगों ने देखा,
लेटेस्ट अभी यहाँ पर इनको इंक्लूड किया गया। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है बताइए जरा दोनों की दोनों कमेंट बॉक्स में। डिटेल में इनको मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें बढ़ रही हैं और आने वाले टाइम में ये सेक्टर एक ऐसा है जिससे मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट होती हैं। ये माना जा रहा है कि 2029 तक इस सेक्टर से 53 मिलियन जॉब क्रिएट होने वाली हैं। ये अंदाजा लगाइए आप लोग, 53 मिलियन। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है इस एरिया में आने वाले टाइम में, जिसके बेस पर आप लोग बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा अगर हम लोग इसको ढंग से डेवलप करेंगे। 39 मिलियन तो जॉब अभी हमारे देश में इससे डेवलप की जा रही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर इसके बारे में। बाकी एक मैं आप लोगों से यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन भी कवर कराता हूँ, रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, कल को आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रेवल एंड टूरिज्म जो रिपोर्ट है, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे भी गए अब की बार, जो कि ये पता होना चाहिए। ठीक है, स्टेब्लिश की गई थी 1971 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में, आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर, ये पब्लिक प्राइवेट जो कोऑपरेशन एक तरीके यहाँ पर है जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है। कई बार यूट्यूबर को भी यहाँ पर बुलाया जाता है जो कि सोसाइटी पर पॉजिटिव और एक अच्छा इंपैक्ट डाल रहे हैं, जो कि काफी बड़े बड़े यूट्यूबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा भुवन बाम यहाँ पर घूमने गए थे। ठीक है, तो कई सारे ऐसे जो यूट्यूबर हैं जो कि यहाँ पर एक अच्छा मैसेज देते हैं। आप लोग बोले कि भुवन बाम कौन सा अच्छा मैसेज दे वो देखो कई सारी ऐसी मुहिम चलाई जाती है ना बैकग्राउंड में, तो सपोर्ट करते हैं कई बार उस चीज़ों को। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्लास्टिक खत्म करनी है, वुमेन के खिलाफ कुछ गलत चीज़ें हो रही है। ठीक है, इसी के साथ में जैसे कि अगर बात करें पैड को यूज़ करने के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कई सारे जो अच्छे पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। कोविड-19 के टाइम पर मास्क यूज़ करने के लिए जो एक आप लोगों ने देखा होगा ऐड काफ़ी ज़्यादा चला, जिसमें प्राजक्ता कोहली को दिखाया गया। ठीक है, यूएन के लेवल पर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट है यहाँ पर। ये तो एक रिपोर्ट के बारे में बता दिया, कल को पूछ लेगी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन प्रस्तुत करता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन बन भी सकता है। ठीक है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, तो ये सारी रिपोर्ट जो है कौन प्रस्तुत करता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पर प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरा आर्टिकल मैंने काफी अच्छे से एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर किया। कोई भी डाउट हो तो उसको पूछना है, और इससे क्वेश्चन भी अगर मैं आप लोगों को दे दूं अब लिखने के लिए तो आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि टूरिज्म इन इंडिया सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंज क्या है, क्या क्या इनिशिएटिव है, तो एक बड़ा ही प्यारा सा आंसर आप लोग लिख सकते हैं कम से कम 200 से 250 शब्द में। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन इसके ऊपर दूंगा लिखने के लिए तो आप लोग अब क्वेश्चन लिख पाओगे, आई होप की, है कि नहीं। देखता हूं कौन कौन अच्छे से लिखेगा। चलिए एक क्वेश्चन पूछ भी लेता हूं आप लोगों से, ये भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। बात की जा रही है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसके द्वारा अगर बात करें कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, तो बात की जा रही है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसी के साथ में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और ग्लोबल आईटी रिपोर्ट। तो सही आंसर यहां पर क्या है, ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर यहां पर क्या है, ए बी सी एफ डी, ये आप लोगों को बताना है। तो अभी मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को बताया यहाँ पर, तो सारी की सारी रिपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी और आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को अब आंसर राइटिंग का भी तैयार हो गया। एक वैसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जो कि यहाँ पर प्रीलिम्स टाइप का, वनडे टाइप का, तो ये भी हो गया। टॉपिक आप लोग इस तरीके से तैयार करके चलो ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं देखने को मिले। ठीक है, फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक डिसलाइक कर बता सकते हैं कि हाँ ये समझ में आया फिर नहीं, ताकि उसको और इंप्रूव किया जा सके। ओके, हमारा देश जो है यहाँ पर अभी सेल करने की बात कर रहा है कई सारे अपने जो प्रोडक्ट है डिफेंस के फील्ड में, मैं आप लोगों से यहाँ से बात कर रहा हूँ। हमारा डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है, तो हमारे देश के लिए पर्सनली ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग बोल सकते हैं। जो हम लोग पहले दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे ना कि भाई साहब यहाँ से खरीद लो, वहाँ से वो खरीद लो, अब वो चीज़ें साइड में हो रही है। अब हम लोग लोगों को चीज़ें बेच रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया जो है वो अभी मलेशिया को बेचने जा रहा है अपना फाइटर जेट। तो यहाँ पर 6 अदर कंट्री भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी, भाई साहब हमें भी दे दो, मतलब वो भी बैठे हुए हैं राह गड़े अपने कि हाँ हमको भी कुछ ऐसा मिल जाए। तो ये डिफेंस के मामले में आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, तो इससे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बात की जा रही है तेजस के बारे में, तो तेजस जो है वो मलेशिया को हम लोग बेचने जा रहे हैं। तो इंडिया जो है मलेशिया को तेजस बेचेगा, और खासकर वो कई सारी कंट्री जो कि चाइना के एंटी में रहती है, तो वो यहाँ पर ये सारी चीजें खरीद रहे हैं आज की डेट में। मलेशिया की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये आप लोगों को मैप में पता होना चाहिए। ये खासकर एक ऐसा एरिया है, ये आप लोगों के सामने एग्जैक्ट, ठीक है,
मलेशिया हो गया, यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर नीचे थोड़ा आएंगे सिंगापुर हो गया। आसपास की लोकेशन आप लोग जरूर देखा करो, ठीक है। अभी फिलीपीन के साथ में आप लोगों ने ब्रह्मोस वाली डील आप लोगों ने देखी, ठीक है। वियतनाम भी बोल रहा है मुझे ब्रह्मोस चाहिए, ओके। तो इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर कई सारी कंट्री ऐसी हैं जिनको इंडिया जो है सशक्त बना रहा है, ताकि कल को चाइना बदतमीजी काटे उनके साथ में तो वो चाइना को मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर दे सके। तो इंडिया ने ऑफर किया अभी यहाँ पर 18 के करीब लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस टू द मलेशिया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन काम करता है इसके ऊपर, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है यहाँ पर वो काम करती है, जिसके चलते यहाँ पर आने वाले टाइम में कई सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके चलते हम अपनी कंट्री का एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पर जब बात की गई तेजस की, तो एक 2 सीटर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में आने वाले टाइम में यहाँ पर हमारी कंट्री इसको काफी लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट भी करती हुई नजर आएगी अलग अलग कंट्री में। इससे क्या होगा, हमारी कंट्री जो है जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट के ऊपर वो कहीं ना कहीं कम होगी, और हम लोग कहीं ना कहीं चाइना वाला काम कर सकेंगे, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और इंपोर्ट भी कर रहे हैं। पहले हम लोग ओनली इंपोर्ट यानी कि खरीद रहे थे। तो और यहाँ पर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, यूएसए, ठीक है, इंडोनेशिया, फिलीपीन, ये इंटरेस्टेड इन सिंगल इंजन जेट, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर ये सारी चीजें बाकायदा माहौल बनाया गया है। 6 बिलियन के करीब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट स्टेट ओन जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को यहाँ पर दिया, जिसके तरह 83 लोकली प्रोड्यूस तेजस जो है यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जिनकी डिलीवरी 2023 तक यहाँ पर बात की जा रही है। पर लेकिन आप लोग समझ सकते हैं, अगर कोई किसान अपने खेतों में कोई फसल उगा रहा है तो उसने उसको खेत को पहले तैयार किया होगा, तब जाकर वो फसल जो है फल देना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अप्रूव दिया गया था, यहाँ पर अप्रूवल मिला था, वो 1983 में यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। यानी कि लगभग 4 डिकेड हो चुके हैं, मोटे मोटे तौर पर बोले 2023 तक पूरे 40 साल, 4 डिकेड, एक डिकेड में 10 साल होते हैं। तो इतना लंबा सफर तय करके तब हम लोग चीजों को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो ये चीजें कभी भी हवा में नहीं होती हैं कि आज किया और कल चीजें निपट गई, ऐसे कभी नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों को प्रॉपर उसके लिए काम करना होता है, तब जाकर आप लोग ये सारी चीजें जो हैं वो अचीव कर पाते हो। तो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू आप लोगों को चीजों को लेकर चलना होता है, ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर कभी भी कोई डाउट हो तो ये चीज माइंड में क्लियर करके आप लोगों को आगे बढ़ना है। तेजस के बारे में अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन कोई आप लोगों से पूछ ले यहाँ पर, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर LCA, तो ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, एक सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया था, मैंने अभी आप लोगों को बताया। और इसी के चलते यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर तेजस है यहाँ पर, तो ये एक तरीके से एक हमारी कंट्री के द्वारा जो डिजाइन किया जा रहा है, जो आज की डेट में उड़ता हुआ ताबूत जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे जो अच्छे अच्छे पायलट, जो ट्रेन पायलट हैं, ट्रेनी पायलट हैं, उनकी भी जान जाती है। तो उसको कम से कम हम लोग रोक पाएंगे। हालांकि बात तो बहुत पहले की गई थी कि हम लोग इसको कि पिछले साल ही इसको कंप्लीट कर देंगे, पर लेकिन कोविड-19 के चलते जो है वो चीजें हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए। तो HAL जो है वो यहाँ पर काम कर रही है, तो इसके चलते हम लोग चीजों को अब सुधार रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये रेंज रखता है एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, प्रिसिशन गाइड करना, और इसी के साथ में स्टैंड ऑफ वेपनरी। तो मतलब एक काफी अच्छे से ये एक जो वेपनरी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट रोल के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि लड़ाई के लिए, ठीक है। पेलोड लगभग 4000 तक आप लोग इसके ऊपर रख सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड आप लोग देखते हो 1.8 मैक, जो कि काफी हाई स्पीड है यहाँ पर, ठीक है। और रेंज है यहाँ पर 3000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हो यहाँ पर एक तरीके से काफी शानदार रोल प्ले यहाँ पर करने वाला है आने वाले टाइम में, जब इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई लोग जो है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कोई ऐसी चीज जैसे मार्केट में गाड़ियां लोगों को बड़ी पसंद होती हैं, ये गाड़ी वो गाड़ी, पर लेकिन लोग जो है थार एक अलग ही टसन दिखाती है। अगर आप लोग थार के बारे में बात करो, आप लोगों से पूछो गाड़ी के बारे में कौन सी गाड़ी और किस कलर की गाड़ी पसंद है, तो कई सारी गाड़ी ऐसे ये आप लोग देखते हैं, जैसे कि ब्लैक मैट जो फिनिशिंग होती है वो बड़ी शानदार लगती है, ठीक है। और थार की अगर बात करें आप लोग, तो उसको एक अलग ही रॉयल लुक देती है, वरना दुनिया भर की गाड़ी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, पर वो एक देसी और रॉयल लुक आप लोगों को देती हुई नजर आती है थार, इसलिए लोग थार खरीदना पसंद करते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से लोग, बाइक तो बहुत सारी हैं, पर लेकिन जो मजा बुलेट में है, यानी कि जो बुलेट मजा देती है, वो एक अलग ही लेवल का मजा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये वाली चीजें आप लोग देखते हैं तो उससे लगता है कि हाँ एक तरीके से नहीं कि हाँ ताकतवर इंसान आ रहा है कोई, तो वो वाली चीजें हैं। तो वरना तो और तो बाइक तो और ही बहुत सारी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसकी मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि कुछ तो है बंदे के अंदर, ठीक है, इसके अंदर, तो इसलिए लोग यहाँ पर इसको ले रहे हैं। कई सारे वेरिएंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर तेजस ट्रेनर हो गया, LAC नेवी हो गया, LAC यहाँ पर तेजस नेवी MK2 हो गया,
LCA यहाँ पर, ठीक है, तेजस MK1 हो गया यहाँ पर। तो ये अलग अलग आप लोगों को यहाँ पर इसके अलग अलग वर्जन देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आप लोगों के आईफोन आते हैं उसके अलग अलग वर्जन आते हैं, तो थोड़ा बहुत किसी में कुछ चेंज, किसी में कुछ चेंज। तो इस तरीके से कोई नेवी वर्जन बना दिया यहाँ पर, तो उस तरीके से नेवल वर्जन उसका नाम रख दिया। किसी के अंदर इंजन के अंदर कुछ चेंज, कोई एयरफोर्स का वर्जन बना दिया यहाँ पर, ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला यहाँ पर जो रखा गया। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं एयरफोर्स के लिए हो गया, यहाँ पर ये नेवी के लिए हो गया, ये नेवी वेरिएंट यहाँ पर देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ में, ठीक है। तो अलग अलग तरीके थोड़ा थोड़ा चेंज कर यहाँ पर ये वेरिएंट भी आप लोगों के सामने है। तो वही है कि जैसे अगर बात की जाए तो मार्केट में कई सारे वेरिएंट निकाल दिए कि प्रोडक्ट के, अब इसमें से चूज कर लो कौन सा आप लोगों को चूज करना है, वही हम लोग तुमको जो है वो डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, पर लेकिन हमारी कंट्री की जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसमें काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है आने वाले टाइम में, और ये चीजें आप लोगों को पता भी होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन भी कई बार बनते हैं। तो कोई भी डाउट हो तो बताना जरूर। टॉपिक को इस तरीके से तैयार करके चलो, NDA सीडीज की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो वहां पर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है। ये एक ऐसा आर्टिकल था जो हर एक न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया, और इसको मैं 2-3 दिन से सोच रहा था कि इसको डिस्कस करूंगा। तो आज यहाँ पर ये आर्टिकल आप लोगों के सामने है, और यूपीएससी के द्वारा यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था। जी हाँ, तो मैं थोड़ा सा रुका हुआ था, मैंने कहा जो आप लोगों को वो क्वेश्चन भी पोस्ट कर दूंगा। तो आज वो क्वेश्चन आप लोगों का जो रहेगा वो रहेगा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जी हाँ, यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर ही, तो काफी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग उसको देखोगे तो उसमें बात की जाती है क्रिटिकली एग्जामाइन करो द ऑब्जेक्टिव ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, तो 250 शब्दों में लिखने के लिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज एक क्वेश्चन तो आप लोगों को यहां से निकल के आएगा जो कि आंसर राइटिंग का आप लोगों को यहां पर यूज करना है। चाहबार पोर्ट जो है, तो चाहबार पोर्ट की लोकेशन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, जिससे कि आप लोग इस टॉपिक को ढंग से समझ पाओगे। तो ये है मैप आप लोगों के सामने, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को इंडिया के अंदर कांदला पोर्ट देखने को मिलेगा गुजरात के, ये ग्वादर पोर्ट हो गया यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन, और यहाँ पर आप लोगों को चाहबार पोर्ट देखने को मिलेगा जो कि ईरान के अंदर में है। ये ग्वादर पोर्ट है, ये चाइना के द्वारा डेवलप किया गया। तो उसी पैटर्न में यहाँ पर जो चाहबार पोर्ट है वो इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया इसको टैकल करने के लिए। एक और पोर्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम है बंदर अब्बास, ठीक है। तो ये ऐसे पोर्ट है, इनको तो कई बार मैच करने के लिए आप लोगों से पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर में, तो इनके बारे में आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इंडिया के द्वारा यहाँ पर वेलकम किया गया जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर बात करें किस तरीके से यहाँ पर आने वाले टाइम में जो बात की जा रही है खासकर ईरान को इंक्लूड करने की, और इसी के साथ में चाबार पोर्ट के बारे में। तो चाबार पोर्ट अगर यहाँ पर हम लोग ढंग से लेकर चल पाते हैं तो इसके चलते क्या रहेगा, इसके चलते यहाँ पर ये रहेगा कि कल को चलकर हम लोग सेंट्रल एशिया के साथ में अपनी कनेक्टिविटी बना पाएंगे। ये सेंट्रल एशिया क्या बवाल है, तो आप लोग अगर यहाँ से जाना चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर तो अफगानिस्तान जा सकते हैं। इसी के साथ में जो मैं शब्द यूज कर रहा हूं सेंट्रल एशिया, तो यहां से अगर आप लोग आएंगे तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर चाबार पोर्ट, यहाँ पर ईरान से आप लोग लेकर तो सेंट्रल एशियन कंट्री यहां पर आप लोग जा सकते हैं। तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, इनके साथ में हमारी कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। वो कैसे बढ़ेगी वो मैं आप लोगों को अभी लोकेशन दिखाऊंगा कि कैसे कैसे यहाँ से चीजें जो है वो वहां तक पहुंच सकती है। तो इसी को लेकर अभी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब वो इसी को लेकर यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो और भी कई सारी चीजें हैं, पर लेकिन अभी अगर कनेक्टिविटी के बारे में आप लोगों से कोई पूछने बैठ जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन आप लोगों को नजर आएगी। जैसे कि ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा जहां से अलग अलग भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये यहाँ पर इंडिया का एक तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिससे चाइना का ये इंडिया का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आप लोग इसको बोल सकते हो। तो यहां से आप लोग देखिए ये इस तरीके से कनेक्टिविटी होते हुए हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया को कनेक्ट करते हुए यूरोप के साथ में कनेक्ट करते हुए रसिया से आते हुए मेडिटेरेनियन सी से आते हुए ये कनेक्टिविटी बना रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह है बंदर अब्बास पोर्ट, तो यहाँ पर चाबार पोर्ट भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो और अच्छे से कनेक्टिविटी यहाँ पर बना पाएंगे। तो ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की कैटेगरी में आता है, जो कि 16 मई 2002 में यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। लगभग 7,200 किलोमीटर लंबा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंडियन ओशियन को पर्शियन गल्फ के साथ में कैस्पियन सी के साथ में कनेक्टिविटी होती हुई यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी से होता हुआ यहाँ पर आएगा ये वापसी। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आप लोगों के सामने यहाँ पर जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टैब्लिश किया गया था सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, जो कि रसिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी एग्जैक्ट लोकेशन। तो यहाँ से इसका एक तरीके से नींव रखी गई थी, ठीक है। इसी के साथ में कनेक्टिविटी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा ऐसे ही सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी की इंडिया की आती है, वो आता है तापी पाइपलाइन। ये तापी पाइपलाइन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार न्यूज में रहता है, पर लेकिन ये ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। इसके बारे में लगता है कि अब फुल झड़ी इसकी फटेगी, अब चलेगा, पर लेकिन ये चलता नहीं है, फिर रुक जाता है क्योंकि कंट्री ऐसी पड़ जाती है बीच में।
यहाँ बात की जा रही है तुर्कमेनिस्तान से हम लोग चाह रहे हैं कि गैस जो है वो इंडिया के अंदर लेकर आ जाए। कहाँ से? अफगानिस्तान से होती है, पाकिस्तान से होती है और यहाँ पर हम लोग उसको लाएं, पर लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये काफ़ी एक तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो तापी पाइपलाइन जो है उसको पीस पाइपलाइन भी बोला जाता है, क्योंकि अगर ये चल जाती है आगे तो इन कंट्री के साथ में पीस भी स्टेब्लिश कर पाएंगे। पाकिस्तान में तो आप लोगों को पता है कंडीशन क्या रहती है, अफगानिस्तान में तालिबान बैठा है, तो दो ऐसी कंट्री होगी कि इंडिया को वो नहीं कहते कि मौत का दरिया है और तैर के जाना है, ठीक है, डूब के जाना है, जो भी डायलॉग है, तो वाली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर काम किया जाता है काफ़ी लंबे समय से। तो ये जो डेवलप की जा रही है तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड यहाँ पर बनाएगी इसको डेवलप करने के लिए, पर लेकिन ये हो नहीं रही है। तो ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में, इंडिया जो है वो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो इसमें कौन कौन आ गया? तो याद रखिएगा तापी से निकल के आता है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया तक ये पहुंच रही है। हालांकि बात तो करते हैं इसको आगे ले जाकर नेपाल तक या फिर बांग्लादेश तक पहुंचा दो, पर लेकिन वो तभी होगा जब यहाँ पर चीजें पहले वहां से निकले तो सही, गाड़ी वहीं से नहीं निकल रही है। एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग पूछूंगा, मैंने आप लोगों को पहले भी यहाँ पर इसके बारे में बताया था और वो आप लोगों को शायद याद भी होगा, अगर आप लोग रेगुलर यहाँ पर सुनते हैं तो वो आप लोग जरूर बताएगा, ठीक है। वो क्या है क्वेश्चन? वो क्वेश्चन यहाँ पर है कि तापी पाइपलाइन जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसमें बिचौलिया का काम कौन करता है, यानी कि पाइपलाइन जो है इसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करता है, ठीक है। मैं आप लोगों को दो ऑप्शन देता हूँ, चलिए, ठीक है। हालांकि आप लोग मुझे पता है ऑप्शन देने के बाद में बता दोगे, पर फिर भी दो ऑप्शन देता हूँ मैं आप लोगों को। एक है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, दोनों में से एक चूज आप लोगों को करना है, ठीक है, ओके। एक इसी से कनेक्टेड आप लोगों को देखने को मिलेगा, तीसरा है यहाँ पर अशकाबाद एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं इस पर्टिकुलर एरिया के। तो चाबार पोर्ट यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, बंदर अब्बास पोर्ट हो गया। तो सेंट्रल एशिया के साथ में कनेक्टिविटी करने के लिए, सेंट्रल एशिया की पर्शियन गल्फ के साथ में कनेक्टिविटी करने के लिए ये पूरा मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है। और इस एरिया की इंपॉर्टेंस आप लोग यहाँ से समझ ही सकते हैं। ये इतना ज्यादा व्यापार यहाँ से होता है जिसकी कुछ हद नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मुज यहाँ से निकल कर आता है और ये दो पर्टिकुलर एरिया को कनेक्ट करता है। इन दोनों पर्टिकुलर एरिया के नाम क्या है? अभी आप लोगों ने कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, एक बार दिखा भी देता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए, ठीक है, तो ये हो गया, तो ये गल्फ ऑफ ओमन हो गया और ये पर्शियन गल्फ हो गया। जब भी आप लोग इसको थोड़ा सा जूम करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन नजर आएगी। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि कई बार आप लोगों से एग्जाम में घुमा घुमा कर पूछा जाए, भिगो भिगो कर मारते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने थोड़ा सा और जूम करते हैं, दिख जा भाई साहब क्वेश्चन, ये देखो अब आए भाई साहब निकल के, ठीक है। तो ये है एग्जैक्ट लोकेशन। तो यहाँ से आप लोग इसको समझ सकते हैं कि कहाँ पे किस पॉइंट के बारे में बात की जा रही है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार एग्जाम में बनते हैं। तो मैप बेस्ड जो लोकेशंस बनती हैं वो अगर आप लोग मैप में देखते हुए आगे बढ़ोगे तो आप लोग उसको फिर अच्छे से एंजॉय भी कर पाओगे एग्जाम में। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके चलते यहाँ पर अभी बात की जा रही है कि यहाँ पर इन चीज़ों को आगे लेकर चला जाए, तो ये अच्छी बात है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर टोटल ये कंट्री आप लोगों के सामने अगर बात करें जो फाउंडिंग कंट्री जिनको बोला जाता है, ठीक है। फिर आगे चलते चलते कई सारी कंट्री और भी यहाँ पर ऐड हुई, ठीक है। तो इंडिया जो है ऑब्जर्वर बना, फिर आगे चल के इंडिया पाकिस्तान 2017 में यहाँ पर ज्वाइन कर लिए। ईरान जो है अभी यहाँ पर लेटेस्ट यहाँ पर अभी लेटेस्ट बाराती ईरान यहाँ पर अभी आए हैं, ठीक है। इसी के साथ में बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी ये पर्टिकुलर बॉडी आप लोग जरूर याद रखें, इसको आरटीएस बोलते हैं, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसके ऊपर क्वेश्चन बना था रिसेंटली अभी, ठीक है। तो परमानेंट ऑर्गन है यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, पर बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर नहीं है। ये आप लोगों को ताशकंद उज्बेकिस्तान में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। समिट जो है वो एनुअली इसकी होती रहती है, मजे मजे में चीजें चलती रहती है। और अभी आप लोगों से क्वेश्चन भी यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया था इससे रिलेटेड भी, ठीक है, जो कि आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बनते हैं ना, तो यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन बन चुका है अभी। जैसे बात करें 2017 में यहाँ पर चाबार पोर्ट के बारे में बात की गई आप लोगों से, तो यहाँ पर बोला गया चाबार पोर्ट के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो इंडिया जो बेसिकली इंडिया बोला गया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबार पोर्ट बाय इंडिया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहीं से ऐसे बन गया, आप लोग समझ सकते हैं। तो इंडिया का जो ट्रेड है यहाँ पर वो अफ्रीकन कंट्री के साथ में बढ़ाने के लिए बात की जा रही है। चाबार पोर्ट है कहाँ पर? ईरान में। अफ्रीकन कंट्री का क्या मतलब यहाँ पर, ठीक है। इंडिया का रिलेशन जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्री के साथ में स्ट्रेंथन करने के लिए बात की जा रही है। इंडिया का जो रिलेशन है, इंडिया विल नॉट डिपेंडेंट ऑन द पाकिस्तान, एक्सेस टू अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया। तो ये मेन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो मैंने भी आप लोगों को बताया कि जैसे ही चाबार पोर्ट हमारे हाथ लगता है प्रॉपर वे में हम लोग उसको लेकर चलते हैं, तो फिर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर देखते हैं, अगर ये यहाँ से हम लोग यहाँ पर चाबार पोर्ट को डेवलप कर पाते हैं तो आराम से अफगानिस्तान के अंदर भी चीजें हो जाती है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बदतमीजी काटता है बार बार। सेंट्रल एशियन के साथ भी यहाँ पर जा सकते हैं आसानी से। तो ये एक सही ऐसा एक क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछ लिया, ठीक है।
तो कब होता है? जब टॉपिक को आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे अच्छे से, तभी आप लोग यहां पर उसका आंसर कर पाओगे। अभी आप लोगों को पता है अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस था, अभी तालिबान भी इंडिया से जो है वो बोल रहा है कि भाई साहब मेरी हेल्प कर दो, ठीक है। एनर्जी क्राइसिस यूक्रेन की वजह से अभी यहाँ पर देखने को मिला, तो उस टाइम पर ऐसी ऐसी चीजें काफी अच्छी आती हैं। कई बार क्या रहता है, टेररिज्म को लेकर हम लोग देखिए कई सारी चीजें रहती हैं। हमने बोला था कभी तालिबान के साथ में बात नहीं करेंगे, पर लेकिन सिनेरियो चेंज हो गया तो हम लोग को बात करनी पड़ गई। ईरान के साथ में अभी किस तरीके से हम लोग बातें कर रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। पहले यूएसए के प्रेशर में थे, अब वो प्रेशर भी थोड़ा कम होता जा रहा है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी ईरान पार्ट बन चुका है। तो चाबार पोर्ट अपने ही आप में काफी इंपोर्टेंस अपनी रखता है। उसके पास में एक और पोर्ट है ईरान का, तो ईरान के साथ में रिलेशन अच्छे बनाना काफी जरूरी है। तो ये सारी चीजें समझ सकते हैं। बाकी जो भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन बताई यहाँ पर, इसके बारे में सारी बातें, ये सारे के बारे में जैसे कि यहाँ पर अभी तो थोड़ा थोड़ा एक ओवरव्यू आप लोगों को यहाँ पर दे दिया, जिससे कि आप लोग चीजों को कनेक्टिविटी कर पाओ, ठीक है। तो कई बार आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन भी जो मैं कई बार बोलता हूँ ना, वो भी आप लोगों को पीपीटी में देखने को मिल जाएगी जब आप लोग पीपीटी डाउनलोड करोगे। और बाकी जो आप लोगों को बताता हूँ दिखा दिखाकर, वो तो आप लोगों के सामने रहती है। तो माइंड में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो टॉपिक को तैयार करना है अच्छे से, कोई कंफ्यूजन हो तो उसको पूछ लेना। और क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखाई दिया कि एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, एक एक पॉइंट क्लियर करके चलना है, ओके। क्या है पूरा आर्टिकल बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी रिसेंटली क्यों न्यूज में है, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया है कि लगभग 14,000 करोड़ टैक्स जो है यहाँ पर मिलेगा, जो कि अब तक किसी ने बताया नहीं है कि कितनी जो ब्लैक मनी जो है वो दबाए बैठे हैं, अगर उससे हम लोग अपना पैसा निकाल कर लेकर आते हैं। तो काफी शानदार ये आर्टिकल होगा, बहुत शानदार तरीके से उदाहरण देकर समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर कितना टैक्स लगता है। एक काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। और इसी के साथ में यहाँ पर बात करेंगे कि आप लोग भी क्या इसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं, इम्पैक्ट क्या होता है ब्लैक मनी का, और इसी के साथ में यहाँ पर किस तरीके से इसको बचाया जा सकता है ब्लैक मनी को, ब्लैक मनी होने से। क्वेश्चन भी होगा आप लोगों के लिए बड़ा ही प्यारा सा, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। और इसी के साथ में आर्टिकल के एंड में एक आंसर राइटिंग क्वेश्चन भी होगा, यानी कि शानदार तरीके से पूरा डिस्कस करूंगा, जिससे कि बिल्कुल इस तरीके से आप लोग इसको समझना है। इस तरीके से आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा भी, ताकि चाहे तो आप लोग किसी और को ये टॉपिक जाकर पढ़ा भी देना। उन्हें कहते हैं कि चीज को ऐसे करो कि शानदार तरीके से, ताकि लगे कि हाँ यार कुछ पढ़ा है, ठीक है। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, और वो क्या है, आप लोगों को वीडियो को टकटकी लगा कर देखना है, ठीक है। बाकी मेरे ऊपर छोड़ देना कि किस तरीके से सारी चीजें कवर करूंगा। सबसे पहले शब्द जो निकल कर आ रहा है ब्लैक मनी, तो ब्लैक मनी काला धन हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा। तो क्या यहाँ पर कोई काली इंक से छापी गई मनी होती है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली ऐसी मनी जो कि टैक्स से बचाई जाती है, यानी कि इलीगल तरीके से कमाई गई मनी। जी हाँ, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ आज की डेट में, जैसे कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर में आप लोग अपना काम करवाने जाते हैं, आप लोगों को एक बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है, और वो बिल्डिंग है 100 करोड़ रुपए की। तो आप लोग क्या करेंगे, उसको पास करवाने के लिए, तो मान लीजिए आप लोगों ने 1 करोड़ रुपए किसी ऑफिसर को दे दिए, कोई आईएएस ऑफिसर या किसी को, जहां से आप लोगों को पास कराना है। तो जो 1 करोड़ रुपए दिए हैं उस पर वो इंसान टैक्स पे नहीं करने वाला है, एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और एक मनी ऐसी हो गई जिस पर टैक्स लगेगा ही नहीं, वो कहीं कागज में डॉक्यूमेंटेड है ही नहीं। तो इस तरीके की बहुत सारी मनी कमाई जाती है, और उसको ले जाकर बहुत सारे लोग विदेशों में रख देते हैं, और बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो इसको विदेशों में लेकर भाग जाते हैं। तो ये ऐसी मनी जो कि हमारी कंट्री की मनी है, और कहीं ना कहीं टैक्स उस पर लग नहीं रहा है, तो इस मनी को रिकवर करने के लिए हमारी कंट्री में कई सारी जद्दोजहद की गई। तो उसी के ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा बड़ी आसान तरीके से, एक एक पॉइंट जो है माइंड में क्लियर होगा। अभी समझ लेते हैं यहाँ पर क्या बोला गया हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। उनके द्वारा लोकसभा में ये बोला गया कि टोटल मिलाकर लगभग 368 केस ऐसे हैं जिनसे अगर टैक्स की डिमांड की जाए तो लगभग 14,820 करोड़ रुपए ब्लैक मनी जो है, यानी कि जो अनडिस्क्लोज्ड जो फॉरेन इनकम है, एसेट्स है, उसमें से निकाले जा सकते हैं। और इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 के बेस पर हम लोग यहां पर इतना कम से कम यहां पर टैक्स डिमांड कर सकते हैं। क्या हुआ, सर से ऊपर चला गया, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, डिटेल में समझाता हूं। पूरा मुद्दा क्या है एक एक करके बताता हूं। मान लीजिए कोई इंसान जो है वो 10 लाख रुपए का उदाहरण हम लोग लेते हैं, ताकि आप लोग सीधा सीधा इसको समझ सकें और आप लोगों के माइंड में ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। कोई पर्टिकुलर पर्सन है 10 लाख रुपए ऐसा करता है कि फॉरेन में ले जाकर रख देता है। हालांकि 10 लाख बहुत छोटा अमाउंट है, वहां पर 1000 करोड़ रुपए में वो एंजॉय करते हैं चीजों को, पर फिर भी आप लोग समझने के लिए ये एक आसान तरीका रहेगा। 10 लाख रुपए कोई इंसान जो है उसकी अनडिस्क्लोज्ड मनी है, यानी कि एक तरीके से ब्लैक मनी है, जो कि उसने किसी को बताई नहीं है और फॉरेन में ले जाकर उसने रख रखी है।
तो 10 लाख रुपए में अगर वो अनडिस्क्लोज्ड मनी है और वो यहां पर आकर बताता है कि हाँ भाई साहब ये मेरी मनी है और यहाँ पर ये मैं इसको डिस्क्लोज करता हूँ, ये मेरी ब्लैक मनी थी, 10 लाख रुपए वो उसकी अनडिस्क्लोज मनी थी, तो अभी जब वो डिस्क्लोज कर देगा यहाँ पर आकर तो उसके ऊपर 30% तो टैक्स लगेगा, यानी कि 10 लाख में से 3 लाख रुपए तो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स ले लेगी। अब तक ब्लैक मनी थी, याद रखिएगा, अब तक वो इस पर कोई टैक्स पे नहीं कर रहा था, पर लेकिन जैसे ही इसको डिस्क्लोज करेगा तो यहाँ पर 10 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए तो वो इनकम टैक्स जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर 33% एक सरचार्ज लगाया गया है। सरचार्ज क्या होता है? टैक्स के ऊपर टैक्स, यानी कि जो ये 3 लाख है इसके ऊपर 33% जब हम लोग लगाएंगे तो यहां पर ये 99,000 आ जाएगा। तो ये 3 लाख तो ये हो गया और 99,000 यहां पर ये हो गया, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 3,99,000 यहां पर ये इसको पे करना है यहां तक का। फिर पेनल्टी लगेगी, क्यों? क्योंकि अब तक का ब्लैक मनी को छुपा कर रख रखा था, तो ये जो छुपा कर रख रखा था इसकी पेनल्टी क्या है? वो 10% लगेगी इन 10 लाख पर, और 10% क्या होगी? वो हो गई पूरा 1 लाख रुपए। तो यानी कि टोटल जब आप लोग इसको काउंट करोगे, अगर कोई 10 लाख रुपए बाहर ले जाकर रखता है तो टैक्स, सरचार्ज और पेनल्टी मिलाकर यहां पर 4,999,000 रुपए जो है उसको यहां पर पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि उसने ब्लैक मनी यहां पर अपने पास में रख रखी थी। अगर वो आकर इसको डिस्क्लोज कर देता है अपने आप से, अपने मन से, कोई यहां पर उसके ऊपर फोर्स नहीं है, तो यहां पर एक प्रॉपर पैटर्न में ये काम चलने वाला है। इतना समझ में आ गया? अब यहां पर इसके पास में कितना बच गया? इसके पास में बच गया, ये बच गया 5 लाख, आप लोग मोटे मोटे तौर पर मान लीजिए अगर बात करें, ठीक है। तो एक तरीके से यहां पर 5 लाख जो इसके पास में बच गए, हालांकि ये होंगे 5,01,000 आप लोग बोल सकते हैं। अभी यहां पर टोटल अमाउंट जो है उसमें से ये क्या करेगा? 2.5 लाख निकाल कर जो है वो डिपॉजिट करेगा 4 साल के लिए एक पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में, और यहां पर इसको कोई भी इसको इंटरेस्ट, एक तरीके से यहां पर कोई भी यहां पर एक तरीके से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यानी कि 2.5 लाख रुपए इसको यहां पर रखने पड़ेंगे, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा इसको, बस इसको यहां पर रखने हैं जिससे कि उसका इस्तेमाल किया जा सके दूसरों की एक तरीके से फायदे के लिए। मतलब क्या है, इसको अभी समझाऊंगा। ये जो पैसे जो यहां पर जा रहे हैं कहां जा रहे हैं, इसके बारे में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, आप लोग समझोगे तो आप लोग काफी मजा आएगा सुनकर कि जनता के फायदे के लिए है, ठीक है। अब बच गए यहां पर 2.5 लाख में से ये चले गए, अब लगभग आप लोग बोल सकते हैं टोटल अमाउंट जो है अनडिस्क्लोज्ड जो बच गए यहां पर वो क्या बच गया? 2,51,000 बच गया, यानी कि इंसान के पास में 10 लाख में से अब उसके हाथ में 2,51,000 बच गए हैं, टोटल सारा पैसा इसमें से निकाल के। अब नेट जो डिक्लेयर अमाउंट उसके पास में बचेगा 4 साल बाद, क्योंकि 2.5, ये आप लोग समझ सकते हैं 2.5 लाख यहां पे देते, अब 4 साल बाद इसके हाथ में कितने आएंगे? 5,01,000 रुपए आएंगे, अगर ये यहां पर टोटल मिलाकर 10 लाख रुपए बाहर से अगर अनडिस्क्लोज मनी लेकर आता है तो। यानी कि मोटे मोटे तौर पर मैं बोलूं, अगर इंसान 10 लाख रुपए ब्लैक मनी लेकर घूम रहा था तो फिर भी अगर वो इसको डिस्क्लोज कर देता है तो 5 लाख रुपए उसके पास में फिर भी बच जाएंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन अगर डिस्क्लोज नहीं करेगा तो फिर सारे के सारे हथियाए जाएंगे और एक्स्ट्रा पैसा भी पे करना पड़ेगा, उसके बारे में भी बात करूंगा आप लोगों से। पहले ये पर्टिकुलर पॉइंट समझते हैं कि 4 साल के लिए पैसा जाएगा कहां। जितना अब तक बताया उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? अगर डाउट भी है तो उसको फिर से क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि अब यहां पर एक थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों को हो जाएगा। ये पर्टिकुलर जो यहां पर पैसा आएगा, यहां पर जो 2.5 लाख रुपए, वो यहां पर इंसान का जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, नाम में क्या लगा हुआ है? गरीबों का कल्याण करने के लिए यहां पर योजना बनाई है जिससे कि गरीबों को फायदा होगा, और उसमें यहां पर ये 2.5 लाख रुपए जाएगा, वो भी 4 साल के लिए। यानी कि मतलब क्या हो गया? मतलब अभी फिर से समझा देता हूं। जैसे यहां पर ये जो स्कीम लाई गई थी, इसका बेसिक पर्पज ये था कि बाहर अगर कोई अपना 10 लाख रुपए रखता है तो 10 लाख रुपए में से 50% तो उसने टैक्स में पे कर दिया, या फिर जो फाइन लगी उसका चले गए यहां पर, यानी कि ये तो इसका यहां पर चला गया लगभग 50%। अब जो 50% बचा हुआ है उसके हाथ में है, उसमें से 25% जो है वो 4 साल के लिए इंसान को यहां पर रखना पड़ेगा, ताकि उससे जनता का फायदा हो सके, गरीबों का कल्याण किया जा सके। 4 साल बाद उसको ये रिफंड मिल जाएगा वापसी विदाउट इंटरेस्ट, इस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगा कि बैंक में पैसा रखा है, ऐसा नहीं कि यहां पर उसको दामाद है वो बैंक में पैसा रख के गया है और फिर उसको रिटर्न मिलेगा, नहीं, ये गलत तरीके से कमाया गया पैसा है। वो तो गनीमत है कि 50% भी तुमको यहां पर मिल रहा है, वरना जेल से बच गए, जेल में भी जाते, फाइन का फाइन लगता और एक तरीके से उन्हें के उल्टे लटकाए जाते, तो आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो 50% गवर्नमेंट छोड़ रही है, तो अगर कोई अपने आधे पैसे बचाना चाहता है तो उसके लिए यहां पर यह प्रोविजन रखा गया है। अभी मैं आप लोगों को मुद्दा समझाता हूं पूरा डिटेल में जो गवर्नमेंट यहां पर बोल रही है। अभी यहां पर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है, ये 1 मिनट, ये तो यहां पर इसके बारे में बता रखी है, पहले मैं इसी को कंप्लीट कर लेता हूं जो बातें यहां पर। इसमें अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो डिस्क्लोज नहीं करता है इसको, तो फिर क्या है मुद्दा? अगर किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया तो बोलने लगा कि भाई साहब हमें डिस्क्लोज करना ही नहीं है, हम तो अपना पैसा ऐसे रखेंगे, और वो इंसान पकड़ा जाता है,
तो उस टाइम पर क्या होगा, 30% तो टैक्स पे करना ही पड़ना पड़ेगा, जो वहां पर भी पे करना पड़ा था, जो कि 3 लाख था, ठीक है। यानी कि 3 लाख तो पैसे पे करने ही करने पड़ेंगे, जो कि यहां पर मैंने आप लोगों को बताए थे 30% तो यहां पर टैक्स पे करने ही करने हैं, ठीक है। अब आगे क्या मुद्दा है, आगे यहां पर यह मुद्दा है कि अगर वो इसको बताता नहीं है तो फिर पेनल्टी लगेगी 3 टाइम्स अमाउंट टैक्स जो भी यहां पर उसने चोरी किया, यानी कि 90% अनडिस्क्लोज, यानी कि उसका 90% जो है अनडिस्क्लोज इनकम जो है उसके ऊपर यहां पर फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग समझ सकते हैं एक तरीके से इंसान की सारी जो पैसा है वो चला गया, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि 30% तो जो है पेनल्टी लग गई, तो उसके पास में 7 लाख बच गए, ठीक है। तो यहां पर बोला गया 30% अलोंग विद द पेनल्टी इक्वल टू द 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेड, यानी कि उस अमाउंट को जितना उसने टैक्स इवेड किया है, फिर 90% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम, या फिर उसका 90%, ठीक है। यानी कि एक तरीके से समझो कि उस इंसान के पास में कुछ नहीं बचेगा, उसकी यानी ढंढन गोपाल बनेगा। और ऊपर से क्या करेगा, ऊपर से वो इंसान जो है 3 से लेकर 10 साल के लिए उसको टैक्स इवेजन के तौर पर यहां पर टैक्स चोरी करने के उपलक्ष्य में उसको एक गिफ्ट मिलेगा, और वो रहेगा उसको जेल की हवा खिलाई जाएगी। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी दे रही है गवर्नमेंट कि या तो इसको डिस्क्लोज कर दो और बच जाओ आप लोग, यहां पर अपना इतना पैसा इतना टैक्स पे कर आप लोग अपनी जिंदगी बचा लो और जिंदगी को एंजॉय करो। तो ये बात बोली गई है ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एसेट्स और इंपोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 के अंदर में एक मौका दिया गया है चोर को कि चोरी तो तूने कर ली, पर फिर भी अगर तुझे लग रहा है कि जेल में नहीं जाना है, जेल से बचना है, तो तुम्हारे पास में ये मौका है जेल में जाने से बचने के लिए, पर उसके लिए तुमको यहां पर 50% जो है वो पैसा यहां पर पे करना पड़ेगा। तो ये आप लोग इस तरीके से यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। अभी यहां पर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनके द्वारा क्या बोला गया है कि यहां पर जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 368 केस ऐसे हैं जिसमें 14,820 करोड़ का ब्लैक मनी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकता है, जिससे जो यहां पर एक तरीके से इंडिया का पैसा है जो बाहर ले जाकर रखा गया है। 648 ऐसे भी अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स हैं जिसमें 4,164 करोड़ रुपए, ठीक है। वन टाइम अगर 3 मंथ कंप्लायंस विंडो की अगर बात करते हैं यहां पर, जो कि यहां पर बात की गई थी पहले भी, देखिए कई सारे लोगों ने उस टाइम पर डिस्क्लोज भी किया, ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा डिस्क्लोज नहीं किया है। टोटल अमाउंट जो टैक्स पेनल्टी जो यहां पर अभी देखने को मिल रहा है, ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 2,476,। ये हालांकि आप लोगों को याद नहीं रखना है, ठीक है, यहां से कोई पूछने वाला नहीं है, पर ये वाला पॉइंट आप लोग याद रख लेना। अगर बात करें, बात की जा रही है यहां पर एक तरीके से जो स्विस बैंक है, ये स्विट्जरलैंड के अंदर बैंक है यहां पर, उसके अंदर अगर आप लोग बात करें तो अभी रिसेंटली कमी आई है, यानी कि पहले जितना पैसा लोग जमा कर रहे थे इंडिविजुअल का, पर अभी भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके द्वारा बोला गया कि 8.3% ड्यूरिंग 2021 डिपॉजिट में अभी कमी आई है, यानी कि अभी भी लोग रख रहे हैं, इतना खौफ है नहीं लोगों को फिर भी, ठीक है। आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर इतना पैसा रहता है, गांठ साठ बनी जाती है और काम चल जाता है इंसान का। गवर्नमेंट ने शाम दाम दंड भेद लगाए, जी हाँ बिल्कुल लगाए, ये कई सारे ऐसे स्कीम लेकर आए, आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर अनडिस्क्लोज इनकम के लिए डिमोनेटाइजेशन किया, पर लेकिन वो काम नहीं आया, फेल हो गया, कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं। फेल तो कंप्लीटली नहीं बोलेंगे, हालांकि एक तरीके से 50% आप लोग बोल सकते हैं कम से कम फेल हो गया, ठीक है, कुछ 50-50 हो गया, कहने का मतलब ये। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की बात की गई, पैसा लेके भागने वाले इंसान को किस तरीके से पकड़ना है, उसके लिए एक कानून लाया गया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काले धन को सफेद करने का जो काम करते हैं, उसके लिए भी यहां पर 2002 का एक्ट है। और बेनामी ट्रांजैक्शन, किसी के कुत्ते के नाम प्रॉपर्टी चढ़ी है, किसी के बिल्ली के नाम, किसी के नौकर के नाम, मतलब इतना पैसा है कि एक तरीके से पता नहीं कहां कहां बांट रखा है। तो इसमें यहां पर अगर किसी के पास बेनामी प्रॉपर्टी है, उसको कोई नाम नहीं है, तो उसको भी जब्त किया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो कानून लेकर आई। तो इस तरीके के यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा हथकंडे अपनाए गए चीजों को कंट्रोल करने के लिए। अब आप लोगों को एक बात बताऊंगा बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर, जो कि आप लोग सुनकर थोड़ा हैरान भी होंगे, कहीं ना कहीं हम लोग भी ब्लैक मनी की भागीदारी में अपना रोल प्ले करते हैं। रीजन क्या है, जब हम लोग कोई काम कराने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ब्राइब देते हैं जरा सी देर में। अगर आप लोग ब्राइब देना बंद कर दोगे तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग बोल सकते हो देश की तरक्की में आप लोग रोल प्ले कर रहे हो। तो हम लोग को भी अवेयर होना जरूरी है यहाँ पर। इसके चलते लोगों को भी अवेयर करना चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए, मैसेज यहाँ पर शेयर करने चाहिए, ऑर्गेनाइज कराने चाहिए रोड शो और सेमिनार, ताकि लोग जो है इससे बच सके। और मिनिमम ट्रांजेक्शन जो होना चाहिए वो कैश में होना चाहिए, मैक्सिमम फ्लो जो होना चाहिए वो ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड होता है। पेटीएम, भीम ऐप, या फिर आप लोग कोई भी आज के डेट में यूज कर रहे हो, जो भी आप लोग आज की डेट में अपना ऐप यूज कर रहे हो। अच्छा, आप लोग कौन सा ऐप यूज करते हो, आप लोग भीम, या फिर आप लोग कौन सा एक तरीके से गूगल पे, पेटीएम, या फिर व्हाट्सएप के भी पे आ रखे हैं आज, तो कौन सा ऐप आप लोग को सबसे अच्छा लगता है पर्सनली जो आप लोग पेमेंट करते हो?
उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी गाइडलाइन होती है वो फॉलो करके रखना है, अपनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी के साथ में शेयर नहीं करनी है। अब तो अगर आप लोग भीम ऐप वगैरह पे करते हो तो वहाँ पर QR कोड भी आप लोग किसी को दे सकते हो आसानी से, जिसमें आप लोगों की इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है। तो मिनिमम इन्फॉर्मेशन आप लोग की बाहर जाए, ये आप लोग को फोकस देना है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग अपने लेवल पर काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अगर बात करें, अगर पूछा जाए यहाँ पर कि क्या इंपैक्ट पड़ता है अगर कोई ब्लैक मनी जो है वो यहाँ पर सामने निकल कर आती है, आप लोगों को यकीन नहीं होगा। इनडायरेक्ट वे में देखा जाए, हम लोग जब ऐसी हरकतें करते हैं ना तो अपने देश को बर्बाद कर रहे होते हैं। तो ये चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी, तभी हम लोग इनका सोल्यूशन भी निकाल पाएंगे। गवर्नमेंट के पास में टैक्स कम जाएगा तो एजुकेशन के ऊपर काम नहीं कर पाएगी, हेल्थ के ऊपर काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट को फिर क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को यहाँ पर पैसा बढ़ाना पड़ेगा डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर। तो इन्फ्लेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग एरिया में। इवन रियल इस्टेट जो मकान वगैरह खरीदते हैं वो भी लोगों को महंगे मिलते हैं, और अनकंट्रोल इन्फ्लेशन यहाँ पर पहुंच जाता है इन सब रीजन की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ पर फिर ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं कई सारी तरीके की वजह से, ठीक है। इसी के साथ में मास पोवर्टी, लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे जाते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, क्योंकि लोगों के पास में खाने पीने एजुकेशन के लिए काम ही नहीं है। तो इनडायरेक्ट वे में देश को बर्बाद कर रहे हैं हम लोग ऐसा करके, ठीक है। टेक्नोलॉजी कहीं पर आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, पैसा तो ही नहीं है, पैसा तो चोरी किया जा रहा है। इसी के साथ में लोग जो है गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये चीजें हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। तो हमारी कंट्री में जो फॉरेन रिजर्व है वो भी घटना स्टार्ट हो जाता है, ये दिक्कतें देखने को मिलती है, और करप्शन इसकी वजह से और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक तरीके से आप लोग ऐसा एक इंसिडेंट बोल सकते हैं जिसको कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। वो नहीं कहते कि एक साइकिल यहाँ पर लाइन में खड़ी हुई है बहुत सारी, एक साइकिल को जरा सी उंगली लगा दो तो ये सारी साइकिल जो है वो इस तरीके से गिरती चली जाएंगी। तो क्या होता है, ये कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो यानी कि जब एक हरकत इंसान करता है तो वो कई सारी हरकतों में फिर फंस जाता है। ऐसे बोलते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ गए यार। तो वही वाली बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए कोशिश करो कि कभी भी इन सब तरीकों से अगर डिस्टेंस बनाकर रख सको तो अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पर कई सारे प्रपोजल लाए गए यहाँ पर इंडियन जो ब्लैक मनी को रोकने के लिए। जैसे मैंने बताया, पेनल्टी के बारे में बात की जा रही है, सेटलमेंट कमीशन है, वन टाइम आप लोगों को दिया है कि भाई साहब आओ और अपनी सॉल्यूशन निकाल कर जाओ। वॉलंटरी डिस्क्लोज के बारे में बात की गई, अपनी इच्छा से स्वेच्छा से बता दो आकर, ठीक है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन कानून भी बनाए, रेड मारनी चाहिए यहाँ पर, सीज करनी चाहिए मनी। और इसी के साथ में अगर अगेंस्ट वॉलंटरी कंप्लायंस के बारे में बात कीजिए तो डिसइंसेंटिव करना चाहिए, और इकोनॉमिक जो लिबरलाइजेशन है उसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए, जिस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और गवर्नमेंट ने ये तो यहाँ पर आप लोगों के सामने लेकर आई है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि साम दाम दंड भेद लगाकर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए, तभी जाकर ये ब्लैक मनी कंट्रोल होगी। क्योंकि जब ब्लैक मनी बनती है तो कहीं ना कहीं करप्शन होता है, और जहां पर करप्शन होता है किसी गरीब का पेट कटता है, और उस गरीब का पेट कटता है यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से भुखमरी, गरीबी, ये सारी चीजें हमारी बढ़ती हैं। और जो हम लोग बार बार बात करते हैं किसके बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो टोटल ये सस्टेनेबल गोल है हम लोग इनको अचीव ही नहीं कर पाते हैं और फिर से पीछे रह जाते हैं। भुखमरी ऐसी रहेगी, गरीबी ऐसी रहेगी, हेल्थ नहीं होगी, अच्छे एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो हमारी सोसाइटी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी आंसर राइटिंग का क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आप लोगों को प्रीलिम्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कराऊंगा। बात की जा रही है द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक। देखिए ब्लैक मनी को आप लोग कई बार पैरेलल इकोनॉमी भी बोल देते हैं, क्योंकि जब यहां पर हम लोग काम करते हैं ना अपनी इकोनॉमी के ऊपर, गवर्नमेंट कोई मान लीजिए कानून लेकर आ रही है, तो यहां पर एक ऐसी मनी है जो कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कहां पर पड़ी है, तो प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, तो पैरेलल इकोनॉमी चलती रहती है, ठीक है। अंडर द कारपेट चलता रहता है सब कुछ। तो जो एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक ये फिर पैरेलल इकोनॉमी हैज सीरियस इंप्लीकेशन फॉर गवर्नमेंट फाइनेंस। तो जो गवर्नमेंट के जो फाइनेंस है उसके लिए काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि टैक्स नहीं जा रहा है। डिस्कस द वेरियस मेजर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू कर्ब एंड कंट्रोल ब्लैक मनी। तो यहां पर क्या क्या उनके द्वारा अभी फिलहाल जो है, क्या क्या उनके द्वारा अभी जो स्टेप उठाए गए हैं इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो 250 शब्द में आप लोग इसको लिखिएगा अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 150 शब्द में आप लोग इसको लिख लेना, ठीक है। तो अटेम्प्ट करना अच्छे से, पूरी सारी चीजें आप लोग को एक एक कर बता ही दी है, कोई भी डाउट इसको लेकर अब आप लोगों के माइंड में यहां पर नहीं होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आप लोगों का प्रीलिम्स का भी है, देखता हूं कौन कौन से आंसर देता है और किसने इसको अच्छे से सुना है, तो वही इसका आंसर दे पाएगा, और आप लोग कॉन्फिडेंस भी आएगा जब आप लोग इसका आंसर देंगे। तो अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन टैक्स 2015 का जो है, इसके बारे में स्टेटमेंट आप लोगों को पढ़नी है। कंसर्न पर्सन जो है उसको टैक्स पे करना है 30%, और इक्वल अमाउंट उसको देना है पेनल्टी में, जो एक तरीके से अनडिस्क्लोज जो भी यहां पर एक तरीके से फॉरेन वेल्थ उसके पास में है।
इसी के साथ में पनिशमेंट रहेगा 3 to 10 ईयर यहाँ पर, और जो एक तरीके से अगर गलत तरीके से कोई यहाँ पर इस तरीके से पैसा रखता है तो ठीक है, तो वाइल्डफुल इवेजन आप लोग बोल सकते हैं इसको। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ, और डी में बोला गया ये है यहाँ पर नन ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या अगर बोला जाए तो इनकरेक्ट पूछा गया। अभी मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई है सारी बातें। क्या पढ़ाई यहाँ पर? अभी 30% के बारे में भी यहाँ पर सारी चीजें पढ़ाई हैं, आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसी के साथ में आप लोग देख सकते हैं, तो आंसर यहाँ पर डी हो गया कंप्लीटली। तो इस तरीके से क्वेश्चन यार आप लोग के बनते हैं। टॉपिक को ऐसे तैयार करो क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है, अगर करेक्ट पूछा जाता तो आंसर आप लोग का सी हो जाता। मजा आया कि नहीं आया? टॉपिक को बिल्कुल ऐसे कवर करो कि किसी को पढ़ा दो भाई साहब कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हो, या फिर आप लोग कमेंट कर भी बता सकते हो कैसा लगा। 1 सेकंड लगती है, फीडबैक जरूर दिया करो, ठीक है। इससे मुझे पता चलता रहता है कि कैसा आप लोग का बेसिकली ये टॉपिक चल रहा है, और कोई भी डाउट माइंड में लेकर नहीं जाना है, ठीक है। बाकी फ्री बीज के ऊपर कई सारे आर्टिकल में डिस्कस कर चुका हूं। अभी कांग्रेस जो है वो ऑफर कर रही है फ्री बीज, कहां पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर में। तो असेंबली इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कूद चुकी हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। अभी हिंदी को लेकर यहाँ पर बवाल चल रहा है फिर से, क्योंकि कई सारे ऐसे तमिल के जो लोग हैं उनको ये लगता है कि जो भी बिल प्रस्तुत किए जाते हैं उसमें हिंदी के कई सारे शब्द यूज किए जा रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। तो एक हिंदी इंपीरियलिज्म थोपा जा रहा है हमारे ऊपर, ठीक है। जैसे ब्रिटेन यूके की जो पावर थी उनको इंपीरियलिस्टिक पावर बोलते थे तो ऐसे यहाँ पर ये बोले कि हिंदी इंपीरियलिज्म हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, ये सही नहीं है। तो उसके चलते यहाँ पर ये बातें बार बार की जा रही है, तो इसको गलत है। आप लोग इसको ऐसा नहीं थोप सकते हमारे ऊपर, तो इसको आप लोगों को इससे एक तरीके से जो लोग हिंदी नहीं जानते तो उनको आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ से डिस्टेंस रखनी पड़ेगी, ये बातें बोली जा रही है, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। वैसे हिंदी के बारे में किस दिन फिर से डिस्कस कर दूंगा, हिंदी किस तरीके से क्या क्या इशू चलता है और हिंदी के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। कई बार पहले डिस्कस किया है, फिर से कोई आर्टिकल आएगा तो फिर से इसके बारे में हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। वैसे कई बार इशू चलते रहते हैं, तो ये ऐसे टॉपिक है जो कि टाइम टू टाइम रिपीट होते रहते हैं। 6 महीने बाद में या फिर 8-10 महीने बाद में, साल भर बाद में फिर से टॉपिक रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। मान लीजिए कोई रिपोर्ट आ गई अभी, फिर 6 महीने बाद में आ जाती है, कोई सी साल भर बाद में रिपोर्ट आ जाती है। तो इस तरीके से चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। तो एक साइकिल में चीज़ चलती है। अगर रेगुलर आप लोग चीज़ें करते रहोगे तो कुछ नहीं छूटेगा आप लोगों का। चाइना जो है वो काफ़ी एक तरीके से गुस्सा है आज के दिन में, आप लोगों को पता है, ताइवान को लेकर। तो एक नया नॉर्मल तैयार हो रहा है यहाँ पर, ऐसा बोल सकते हैं। तो चाइना मिलिट्री बिगन फ्रेश ताइवान ड्रिल, तो एक न्यू नॉर्मल अभी हो जाएगा यहाँ पर कि ऐसा तो चलता ही रहता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पहले मास्क पहन के कोई नहीं निकलता था, अभी मास्क जो है एक नया नॉर्मल बन गया है। तो चाइना की मार झेलनी पड़ेगी अब ताइवान को, ये एक नया नॉर्मल आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी और छोटी छोटी कई सारी न्यूज़ थी यहाँ पर, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम के बारे में मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर ही दिया। ये अपना चल रही है बिहार के अंदर क्राइसिस के बारे में बात चल रही है। महाराष्ट्र अपना कैबिनेट जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, तो उसके बारे में न्यूज़ है। कृष्णा गोदावरी में उफान चल रहा है, तो वो आप लोग कृष्णा और गोदावरी रिवर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। कई बार मैंने पहले बताया, फिर से आप लोग इसके बारे में थोड़े से नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, टाइम लगेगा तो, ओके। यूएस से बोल रहा है यूक्रेन की हेल्प करो, यूक्रेन जो है वो अभी दिक्कत में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इनको इग्नोर कर सकते हो। ये एक बार कंप्लीट हो जाए, चेस ओलंपियाड, ये चल रही हैं चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डे बाय डे की रहती है, तो इनको आप लोग इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये न्यूज़ रेगुलर चलती रहती है। अगर इनको इग्नोर करोगे आप लोग तो, और सही तरीके से सही जगह अपना इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप लोग काफ़ी एक तरीके से आउटपुट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किया होगा। कोई डाउट है तो बताना जरूर, क्योंकि जो भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है उससे रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल थे सारे। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों से मैंने डिस्कस किए। जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आप लोग इस तरीके से रेगुलर फॉलो करते रहो, और फिर आगे इसी तरीके से हम लोग चीज़ें लेकर चलते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि बेसिक इन्फॉर्मेशन तो माइंड में क्लियर हो ही गई होगी, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो चीज़ें कवर की जाती हैं वो सारे पॉइंट आप लोग के माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर और पीएमएलए वाला आर्टिकल जो था वो आज फिर रिपीट हुआ था, क्योंकि पीएमएलए के ऊपर आर्टिकल कई दिन से आ रहे थे। कई सारे बच्चे बोले सर आर्टिकल क्यों नहीं कवर कर रहे हो, तो कवर किया था, फिर से आप लोगों का रिवीजन करा दिया ताकि कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है। आज के जो एसएलवी कमांडो हैं आईएसएन के द्वारा अच्छे से आंसर दिए गए। आप लोग सब पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हो, क्या दिक्कत रहती है, मुझे समझाओ, मेरी समझ में नहीं आता आखिर क्या मुद्दा है। मैं भी तो समझ, कम से कम पार्टिसिपेट किया करो यार, अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। ये वोकैबुलरी है आज की 5 जो कि आप लोग जिनके ऊपर अपने सेंटेंस फॉर्मेशन करने हैं, बहुत कम सेंटेंस फॉर्मेशन कर पा रहे हैं, इनको बंद कर दो क्या। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मज़ा नहीं आ रहा है तो इनको बंद कर देते हैं, फालतू में मुझसे क्यों मेहनत करवा रहे हो अलग अलग से। मैं इनके लिए अलग से टाइम निकाल के इनको लगाना पड़ता है, इनके हिंदी इंग्लिश एक्सप्रेशन देख के। तो आप लोग बता दो, इनको बंद कर देते हैं फिर, अगर आप लोगों को सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं करना है। यार जो चीज़ें कर रहा हो तो उस पर फिर थोड़ा सा आप लोगों का भी रेस्पॉन्स चाहिए होता है, ठीक है। तो आप लोग उस तरीके थोड़ा सा वो किया करो पार्टिसिपेट। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि यहाँ पर एक तरीके से
कि एक शब्द सुना होगा निंदा करना, कंडेम करना, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। कंडेमनिंग का मतलब है निंदा करना, ठीक है। तो एक तरीके से डिसअप्रूव करना आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अर्जिंग, आग्रह करना किसी चीज़ के लिए, किसी को भाई साहब ये काम कर दो, ठीक है। तो किसी एक्शन के लिए आप लोग बोल सकते हो। रिजीम होता है एक तरीके से शासन, ये गवर्नमेंट आप लोग बोल सकते हैं। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा कि उसका रिजीम चला करता था, उसकी ऑथोरिटी थी, ठीक है। इवैक्यूएशन एक तरीके से होता है कि चीज़ों का परित्याग कर देना, ठीक है। तो एक तरीके से प्यूनिटिव का होता है दंडात्मक, कि एक तरीके से पनिशमेंट आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो पनिशमेंट आप लोगों का रहेगा अगर आप लोग, देखिए क्या होता है, आप लोगों के लिए चीज़ें आ तो रही हैं, आप लोग देखो कितनी वोकैबुलरी दिन से मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोगों को याद है एक आधी कि हाँ इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं, बस हाँ कि ऐसे चल रहा है कि हाँ आज एक खत्म हो गया, आज 5 खत्म हो गई, परसों 5 खत्म हो गई, बस उठा उठा के रखे जा रहे हो बंडल बना बना के। ऐसे चल रही है कि ज़िंदगी, उसको कोई मतलब नहीं होता यार। अगर चीज़ें करनी है तो ढंग से करनी है, वरना नहीं करनी है, ठीक है। कम से कम एग्जाम में आए तो आप लोग आंसर कर सको, वो होता है करना। ये थोड़ा ना कि बस हाँ कि यार ठीक है नाम चारे के लिए करनी थी बस कर ली, तो वो का कोई मतलब नहीं है। तो चीज़ों को अच्छे से किया करो। जिससे मैं बोलता हूँ आप लोग पढ़ते हो तो कई सारे बच्चे जो है प्रॉपर पढ़ रहे हैं, उसको प्रॉपर उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनसे सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर पॉलिटिकल लेक्चर देखते हैं, उसके नीचे एक बोलते हैं डन लिख दो, ठीक है। डन लिखने के लिए यार इसलिए बोलता हूँ वहाँ पर, ताकि मुझे पता चलता रहे, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ आप लोग जो है रिविजन कर रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर, उससे क्या रहता है मुझे पता चलता रहता है कि हाँ आप लोग देख रहे हो, ठीक है। तो आप लोग उसको यूज़ कर लिया करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी लिखना है तो नहीं लिखना है। कल कई सारे बच्चे ने जो है हिंदू के न्यूज़पेपर के अंदर भी डन लिख दिया कि हाँ डन सर लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो एक कह रहा है कि सर यहाँ, एक उसके नीचे कमेंट कर रहा है कि यहाँ नहीं लिखना था, पॉलिटी के नीचे लिखना था। अगर यहाँ पे भी लिखना है तो आप लोग अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो कि हाँ लेक्चर कंप्लीट हो गया, अंदर से फीलिंग आई है मुझे, ठीक है। और उसमें फीडबैक भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में रिव्यू कर सकते हैं आप लोग अपना कि हाँ आज क्या क्या नया सीखा है। 2-4 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं डेली लेक्चर से, आज के में आप लोगों ने क्या नया सीखा लेक्चर से। तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करेगा, आप लोगों के दिमाग पर थोड़ा जोर डालेगा। तो इससे क्या होगा, आप लोग लंबे समय तक चीज़ों को याद भी रख पाओगे। तो ये तरीका होता है कि हाँ कैसे चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है, पर लेकिन वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोग देखा करो, ठीक है। आज की एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ पर, यह विक्टोरियन एंड आर्ट ऑफ डेको, ये है एंसेम्बल, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, खासकर मुंबई के अंदर में। तो ये काफ़ी पुराना एक आप लोगों को पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसके बारे में समझ सकते हैं। तो ये आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 2018 में 42nd जब सेशन हुआ तो उस टाइम पर यहाँ पर इसको ऐड किया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं, तो आप लोग उनका आंसर दे सकते हैं, मैच करने के लिए आ जाए कि कहाँ पर ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसी के साथ में था आज का डिस्कशन। फीडबैक जरूर देना, और लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम पर, वहां से जाकर डाउनलोड करना। क्वेश्चन पोस्ट करूंगा 2 आंसर राइटिंग के लिए, उसमें मुझे आप लोगों के आंसर जरूर चाहिए, क्योंकि तभी अच्छा भी लगता है, मेहनत करने का और ज़्यादा मन करता है। अगर आप लोग ही पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब रह जाता है उस चीज़ का। तो इसलिए जरूर से जरूर पार्टिसिपेट आप लोगों को करना है, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर काम कीजिए, इससे मुझे पता चलता रहता है कि आप लोग किस तरीके चीज़ों को लेकर चल रहे हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा अच्छे से। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।